गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 123 है यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 जून को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का। आज डेट हो गई है 3 फरवरी 2021। अभी ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का आंसर करिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है प्लाज्मिड का। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग जो है किया जाता है। एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्ले पर निर्भर करता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है। जिस तरह से मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य के शरीर में स्थानांतरित करता है, ठीक उसी तरह प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जीवों में पहुंचाया जाता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस एक की कमी के कारण होती है? बताइए। यानी जो बॉडी की ग्रोथ है वो किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि जो है प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म को जो है बताना है कौन सा सम्मिलित है। एक तरफ है खनिज, दूसरी तरफ है अभावजन्य रोग। तो कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय, आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर, लोहे की कमी के सामने लिखा दंत क्षय। देखिए, बिल्कुल कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय होता है और आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर होता है। लेकिन लोहे की कमी से तो आरक्तता होती है ना, मतलब एनीमिया होता है। तो गलत है, तीसरा वाला यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण या पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले अभावजन्य रोग जो है, ऐसे रोग जो हैं वो अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। तो दंत क्षय और अस्थियों का क्षय जो है वो कैल्शियम की कमी से है। ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है यानी ग्वाइटर। इससे होता क्या है, गर्दन की जो ग्रंथि है फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता जो है इसके प्रमुख लक्षण है घेंगा की। लोहे की कमी से होता है आरक्तता। आरक्तता मतलब एनीमिया। इससे जो रोगी है वो कमजोरी का अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस भाग की सबसे सही व्याख्या करता है? यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए प्रतिकूल है। प्रतिकूल है, अनुकूल होना चाहिए। किसकी बात कर रहा है? इक्वेटर की बात हो रही है। ये वाला जो क्षेत्र है भूमध्य रेखीय, यहाँ वर्षा और चक्रवात रहित है। देखिए, वर्षा और चक्रवात भी आता है, यहाँ गलत है दोनों के स्टेटमेंट। यहाँ मरुस्थलीय जलवायु थोड़ी पाई जाती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यही सही होगा ए। तो पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है, अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी जोन कहलाता है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? देखिए, नागफनी चूंकि एक मरुस्थलीय पौधा है तो इसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है होगी तने में होगी। ठीक है, स्टेम में। तो नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित होती है। ठीक है। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं, ठीक है, या होती हैं बहुत छोटी। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्ती में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जो जल ह्रास है उसमें जो है कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इनका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है, मतलब स्टेम में होता है। तना एक मोटी जो है मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। ठीक है। तो वैक्सी लीव्स होती है इनकी, जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता और जल की कम हानि होती है। यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है 2-3 बार स्टेटमेंट बनाकर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वनोन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है। अब वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता घटेगी। बिल्कुल घटेगी। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है।
मान लीजिए 50 फीट पर पानी मिल रहा था तो आने वाले समय में 100 फीट पे ना मिले, ये भी है। पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होगी, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मृदा के गुण अप्रभावित रहेंगे, अप्रभावित नहीं, देखिए प्रभावित रहेंगे, गलत है सी यहाँ पर। तो मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन ही है, इससे मृदा अपरदन होता है। अपरदन में मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा उर्वरता भी घटती है। अपरदन मरुस्थलीकरण का कारण भी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 में है विटामिन, सूची 2 में है हीनता संबंधी रोग। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी वन की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। आसान सा प्रश्न है, सम्मिलित कर दीजिए जल्दी। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हम सही उत्तर का चयन करेंगे, साथ ही साथ एलिमिनेट करेंगे। विटामिन ए की कमी से होगा दृष्टिहीनता। जो विज्ञान, सामान्य विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं वहाँ पर उसका अंग्रेजी रूपांतरण जरूर देख लेना, क्योंकि क्लिष्ट हिंदी उसमें जो है रहती है। तो विटामिन ए की कमी से होता है दृष्टिहीनता, तो 1 का 3 हो गया। अब जिसमें 1 का 3 नहीं है उसको एलिमिनेट करिए। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी, तो बी का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया फर्स्ट, तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो विटामिन ए की कमी से होता है दृष्टिहीनता यानी रतौंधी। कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना रतौंधी के लक्षण है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियां तथा काम करने की ऊर्जा में जो है कमी इस रोग के लक्षण है, बेरी बेरी के। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों में खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से पारितंत्र या इकोसिस्टम का हिस्सा है? सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक। तो सारे के सारे हो गए, तो डी हो गया इसका आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, किसी पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में कई बार बताया 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैव घटक और होता है अजैव घटक, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक यानी जिसमें जीवन है, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं है। तो जैविक घटक में क्या क्या, सभी पौधे आ गए, प्राणी आ गए, सूक्ष्म जीव आ गए। अजैविक घटकों की बात करें तो जैसे जलवायु हो गई, भूमि हो गई यानी मिट्टी, नदी हो गया, डेल्टा हो गया, धूप हो गया, मृदा हो गई, ठीक है, स्थलाकृतियाँ हो गई, वर्षा, ये सब जो है अजैविक घटकों के अंतर्गत आती है। तो सब आपस में मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है गलत है? विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी वन घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो बिल्कुल विटामिन डी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, करेक्ट है डी। विटामिन ए त्वचा और आँखों के लिए स्वस्थ रखता है। विटामिन बी वन घाव भरने में सहायक नहीं होता, घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी, और रोगों से लड़ने में भी विटामिन सी ही है। तो यहाँ बी गलत हो जाएगा। तो बी गलत है क्योंकि विटामिन बी वन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। घाव भरने में सहायक विटामिन तो विटामिन सी है। विटामिन सी भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से जो है नष्ट हो जाता है, इसलिए सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। और नींबू पानी भी पीना है तो सिंपल पानी में, इतना भी गर्म ना करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? एवोल्यूशन से कौन संबंधित है इसमें? चार्ल्स डार्विन। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में, कब 1859 में, 1859 में अपनी पुस्तक का नाम है उनका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अगर जियोलॉजी रही होगी तो बचपन में पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं? ये प्रश्न शायद फिर से आपके सामने आया है। खनिज लवण पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं, विटामिन पोषक तत्वों में सम्मिलित है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब पोषक तत्व हैं। आहारी रेशे हो गया या जल हो गया, इनसे शरीर को कुछ नहीं मिलता, कोई एनर्जी नहीं मिलती है, भोजन का पार्ट ये भी। तो देखिए, भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन,
खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे यानी रुक्षांश और जल भी होता है, लेकिन रुक्षांश हमारे शरीर में कोई पोषण जो है प्रदान नहीं करते आहारी रेशे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्रोटिस्टा के। तो देखिए, एक कोशिकीय शैवाल हो गया, डाइटम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये प्रोटिस्टा जगत के जीवों के जो है कुछ उदाहरण है। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं, और इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन करने के लिए सीलिया होता है, फ्लैजेला होता है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा उपरोक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? नहीं है, ढूंढना है। तो मंड शर्करा तो है, अमीनो अम्ल का संबंध तो प्रोटीन से हो जाएगा, तो पहला ही है इसमें केवल। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो हैं मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है, मतलब एम्फीबियन नहीं है इसमें? बताइए। देखिए, मेढक एम्फीबियन वो होते हैं जो जल एवं स्थल दोनों ऊपर रह सकते हैं। तो मेढक दोनों पर रहता है, टोड दोनों पर, सैलेमेंडर, दरियाई घोड़ा रहता है पानी में। तो वैसे भी ये स्तनधारी है, ठीक है, मैमल है। तो मेढक हो गया, टोड हो गया, सैलेमेंडर हो गया, हाइला हो गया, यानी वृक्ष मेढक, ये उभयचर के उदाहरण है। जबकि दरियाई घोड़ा या जलीय घोड़ा हिप्पोकैम्पस एक विशाल और गोल-मटोल स्तनपायी है जो अफ्रीका का मूल निवासी है। दरियाई घोड़ा नाम के साथ घोड़ा शब्द जुड़ा है एवं हिप्पोकैम्पस शब्द का अर्थ है वाटर हॉर्स यानी जल का घोड़ा, परंतु उसका घोड़ों से कोई संबंध नहीं है। प्राणी विज्ञान की दृष्टि से यह स्वरों का रिश्तेदार है, ठीक है, स्वरों का दूर का रिश्तेदार है। ये शाकाहारी प्राणी नदियों, झीलों के किनारे तथा उनके मीठे जल में समूहों में रहना पसंद करते होंगे। देखा होगा आपने इसको डिस्कवरी पे, टीवी पर, यूट्यूब पर भी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। और शाकाहारी होता है दरियाई घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां प्रश्न है। पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है। वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते हुए नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? गति के पहले नियम, गति के दूसरे नियम, गति के तीसरे नियम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, कोई और नियम होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा बल उतना अधिक लगेगा, और पृथ्वी की अपेक्षा वस्तु का द्रव्यमान नगण्य है। इसलिए हमें पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते हुए नहीं देख पाते, ठीक है, इसलिए हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते हुए नहीं देख पाते। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी व्हेल नहीं है? सील है, व्हेल है, डॉल्फिन है, मगरमच्छ नहीं है। मगरमच्छ है एक सरीसृप रेप्टाइल है, लेकिन ये सरीसृप होते हुए भी 4 कक्षीय हृदय रखता है, 2 नीले 2 अलिंद, ठीक है, याद रखना है, इसको पूछ लेते हैं। तो सील, व्हेल, डॉल्फिन स्तनपायी वर्ग के हैं, जबकि मगरमच्छ है रेप्टाइल्स होने के साथ साथ एक अपवाद है, क्योंकि 4 कक्षीय हृदय रखता है और रेप्टाइल्स में 3 कक्षीय हृदय होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर जो है अपेक्षाकृत कम धंसता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार जो है दोनों घट जाते हैं। तो देखिए, रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेटने पर बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब वही बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, यानी रेप्टाइल नहीं है? तो उड़न छिपकली रेप्टाइल है, किंग कोबरा रेप्टाइल है, कछुआ रेप्टाइल है। ऑस्ट्रिच एक ना उड़ने वाला जो है पक्षी है, जीवित पक्षी है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिच। तो देखिए, कछुआ हो गया, उड़न छिपकली हो गई, घरेलू छिपकली हो गई, किंग कोबरा हो गया और कैमेलियन हो गया, ये सब रेप्टाइल हैं, सरीसृप हैं। जबकि ऑस्ट्रिच ना उड़ने वाला जो है पक्षी है, सबसे बड़ा पृथ्वी पर। सफ़ेद स्ट्रॉक भी पक्षी है और नर गुच्छेदार बत्तख भी, ये सब पक्षी वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा का आना। उपरोक्त में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है? बताइए, किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जाती है? इन सभी की। ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। तो उपयुक्त चारों घटनाओं के पीछे का कारण जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इन चारों ही घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा? पत्थर पर लगने वाला अधिक गुरुत्व के कारण वह कागज से पहले नीचे पहुंचेगा। दोनों एक साथ पहुंचेंगे? एक साथ तो कभी नहीं पहुंच सकते। कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। कागज के कम द्रव्यमान के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी। कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पृथ्वी पर पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। तो देखिए, पृथ्वी पर कागज की एक शीट तथा पत्थर को समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ने पर कागज पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? वायु के प्रतिरोध के कारण। देखिए, गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर जो है घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण जो वायु है वो प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक है, यही कारण है कि कागज बाद में पहुंचेगा और पत्थर का टुकड़ा जो है वो पहले। तो बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, सारे के सारे साइंस के 20 प्रश्नों का संग्रह था। इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। 13 जून को एग्ज़ाम है। ठीक है, जल्दी से इसका फॉर्म भरने स्टार्ट होने वाले हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहे। धन्यवाद।